नमस्कार प्यारे कृषि विद्यार्थियों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए नेक्स्ट क्लास जो अभी तक हमने 17 क्लास कंप्लीट कर ली है, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं 18 क्लास, जिसमें वही हम 20 क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाने वाले हैं। कई सारे क्वेश्चंस इनमें PYQ होते हैं, कई सारे क्वेश्चंस इनमें जो है एग्जाम में जिनकी ज़्यादा संभावना होती है, ऐसे क्वेश्चन हम लेकर आते हैं। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हम लेकर आते हैं आपके लिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे हम कि कौन से 20 क्वेश्चन आज हम लेकर आए हैं। तो सभी जुड़ जाएं इस वीडियो से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से किस खरपतवार को अपने शुष्क भार का 4% से अधिक पोटास संचयन करने के कारण पोटास प्रेमी खरपतवार कहा जाता है? मतलब कौन से खरपतवार को पोटास इकट्ठा करने के कारण जो है, जैसे उसको सुखाएंगे और सुखाने के बाद में उसका भार निकालेंगे तो मतलब उसमें 4% से भी ज्यादा पोटास होता है। कितना परसेंट? 4% से भी ज्यादा। और 4% से ज्यादा कितना? 4.5 होता है। एक्चुअल में कितना होता है? 4.5। ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, चोलाई, जंगली मंडुआ, सेंजी और बथुआ। 4 खरपतवार दिए हुए हैं। चलो मैं आपको हिंट देने के लिए आपको बता भी देता हूं कि क्या क्या उस खरपतवार की विशेषता है। उसमें विटामिन ए बहुत ज्यादा पाया जाता है, मतलब लगभग 11,000 IU पर 100 ग्राम। ठीक है। उसके बाद में उसमें विटामिन सी भी बहुत ज्यादा पाया जाता है। विटामिन सी कितना पाया जाता है उसमें? विटामिन सी लगभग 150 IU, ठीक है, पर 100 ग्राम। ये विटामिन सी और विटामिन ए भी पाया जाता है। और सब्जी बहुत अच्छी है वो। उसमें पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये तीनों तत्व भी बहुत अच्छे मात्रा में पाए जाते हैं। तो 4.5। तो इसका राइट आंसर आपको पता लग गया होगा। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? चिनोपोडियम प्रजाति, चिनोपोडियम एल्बम। इसी की जो प्रजाति है, जैसे कि हम चिनोपोडियसी की बात करें तो चुकंदर भी इसमें आता है, बीटरूट, और वो भी मतलब जो है बहुत अच्छा स्रोत है किसका? विटामिन ए का। और दूसरी पोटेशियम का भी बहुत अच्छा सोर्स वो होता है। इतना ज्यादा पोटेशियम उनके अंदर आ जाता है कि कभी कभी वो हानिकारक भी होता है। ठीक है। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम का संचयन जो करता है वो बथुआ है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? पोटास प्रेमी खरपतवार। कौन सा खरपतवार कहेंगे? पोटास प्रेमी खरपतवार उसे हम कहेंगे। और बथुआ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ, ये कैसा खरपतवार है? चौड़ी पत्ती वाला है। कैसा है? चौड़ी पत्ती वाला है और वार्षिक खरपतवार है। कैसा है? वार्षिक खरपतवार, चौड़ी पत्ती वाला वार्षिक खरपतवार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, माइकोराइजल कवक। माइकोराइजल कवक जो होती है, माइकोराइजल कवक के संदर्भ में आर्बस्क्यूल्स क्या है? जैसे बात करें हम माइकोराइजा, माइकोराइजा किसे कहा जाता है? पहले तो उसकी बात करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, कवक से पौधों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए स्थान। चलो माइकोराइजा के बारे में बता देता हूं। जड़ प्लस कवक, इन दोनों का क्या है? ये सहजीवन है। क्या है? सहजीवन है। मतलब जड़ जो है उसको आवास देती है और कवक जो है उसको उसके बदले में क्या देती है? पोषक तत्व। और पोषक तत्व में भी मुख्य रूप से कौन सा? फास्फोरस। कौन सा? मुख्य रूप से फास्फोरस। तो जो कवक होती है, कवक के माइसीलियम में क्या भाग होते हैं? कवक, अब ये माइकोराइजा बाह्य माइकोराइजा भी होती है और अंतर माइकोराइजा भी होती है। तो इसमें क्या होता है? अवशोषण करने के लिए, अवशोषण करने के लिए स्ट्रक्चर होती है, इसका नाम जैसे हम वेस्कुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा ऐसे कहते हैं। वाम आपने पढ़ा होगा। वेस्क्यूल मतलब होता है एक गुब्बारा। वेस्क्यूल मतलब क्या होता है? गुब्बारे जैसी संरचना होती है। और अर्बस्क्यूल मतलब होता है पाइप जैसी संरचना। कैसी संरचना? पाइप जैसी संरचना। तो
अब उसने यही पूछा है कि अर्बस्क्यूल क्या है। अर्बस्क्यूल क्या है, मतलब ये जो है अर्बस्क्यूल्स का काम ये है कि वो पोषक तत्वों का अवशोषण भी करता है, फिर वेस्क्यूल में वो इकट्ठा हो जाता है और फिर वापस से वेस्ट जो जड़ के अंदर जो क्या है अर्बस्क्यूल्स है उनको वापस से क्या पहुंचाता है, वो पौधा अपने आप ही, उसकी जड़ जो है वो अपने आप ही वहां से क्या प्राप्त कर लेती है, उस वेस्क्यूल की सहायता से पोषक तत्व प्राप्त कर लेती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, अब देखते हैं। कवक से पौधों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों के स्थानांतरण के लिए स्थान, एक तो ये दिया हुआ है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए संरचनाएं, स्थिरीकरण करने के लिए तो दलहन चाहिए, क्या चाहिए, दलहन, दलहन की जड़ों में होता है स्थिरीकरण। प्रजनन के लिए उत्पन्न बीजाणु, प्रजनन के लिए उत्पन्न बीजाणु है ही नहीं। जड़ रोम जो जल अवशोषण करते हैं, जड़ के रोम नहीं है, उसने क्या कहा है, माइकोराइजल। माइकोराइजल मतलब, माइको का मतलब ही क्या होता है, कवक होता है, क्या होता है, और कवक जो किसमें, रूट में है, जड़ में है, ऐसी कवक। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि कवक से जो पौधों की कोशिकाओं तक पोषक तत्वों को पहुंचाने का कार्य जो करता है, तो उसका माइसीलियम में ऐसे तंतु पाए जाते हैं, उन तंतुओं के द्वारा होता है, और उन तंतुओं को हम क्या कहते हैं, अर्बस्क्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्बस्क्यूल्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे है, फसल कटाई के बाद खेत की उष्मा को दूर करने के लिए तेजी से ठंडा करना आमतौर पर निम्न के रूप में जाना जाता है। खेत की उष्मा क्या होती है, सबसे जरूरी बात, जैसे ही हम किसी भी फसल को भंडारित करते हैं या हार्वेस्ट करते हैं, तो हार्वेस्ट करने के बाद में जो है उसमें रेस्पायरेशन तेजी से होता है, और रेस्पायरेशन तेजी से होता है तो वो खराब होगी। तो खराब होने से बचाने के लिए हम किसी भी पदार्थ को जो है या कोई भी फसल है उसको हम तुरंत ऐसे ठंडे स्थानों पर भंडारित करते हैं जिससे कि वो खराब होने से बचे, और उसमें सूक्ष्म जीव जो खराब करने वाले सूक्ष्म जीव है वो कम से कम हो, और इससे क्या होगा, फसल खराब जो हमने हार्वेस्ट किया है, उपज जो है वो खराब होने से बच जाएगी। ठीक है, ये चीज होती है। अच्छा, कोई सी भी चीज को अगर हम ऐसे उसके उत्पन्न करने वाले स्थान से अगर अलग करते हैं तो उसे ठंडे तापमान पर या गर्म तापमान पर रखना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, दूसरे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज आने के बाद में जो है वो खत्म हो जाती है, वो खत्म कर दी जाती है बाहर के जो सूक्ष्म जीव है उनके द्वारा। इसलिए दूध को भी हम जैसे ही निकालेंगे फिर उसके बाद में तुरंत ठंडा करना चाहिए हमें, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे या गर्म कर लेना चाहिए, ताकि क्या है वो ठंडा करने के बाद में गर्म करेंगे तो वो जो सूक्ष्म जीव है वो वृद्धि नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही फसलों के केस में भी ऐसा ही होता है, तो जो उनमें जो हीट होती है उस हीट को खत्म किया जाता है, ताकि अगर हीट को खत्म नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, उसमें सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता जो है वो बाहर अधिक होगी और उससे तेजी से जो है वो फसल खराब होना प्रारंभ हो जाएगी। तो ऑप्शन क्या दिए हुए हैं, शीत भंडारण, हिमीकरण, पूर्व शीतलन और प्रशीतन। तो हम क्या करेंगे, पहले ही जो है हम क्या करेंगे, उसको भंडारित कर देंगे। भंडारित करने से पहले उसको थोड़ा ठंडे स्थान पे रखेंगे, फिर उसके बाद में उसको भंडारित करेंगे। दूध में ऐसा सिस्टम होता है, पहले ठंडा करते हैं, फिर उसके बाद में पास्चुराइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद में भंडारित, मतलब थैली में पैक करते हैं समांगीकरण के बाद में। ऐसे इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व शीतलन। क्या हो जाएगा, पूर्व शीतलन जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। फसल कटाई के बाद खेत की उष्मा को दूर करने के लिए फसलों तेजी से ठंडा करना आमतौर पर निम्न में से एक इस रूप में जाना जाता है, तो वो क्या है, पूर्व शीतलन है। क्या है, पूर्व शीतलन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनन ऋतु में भेड़ों को अतिरिक्त दाना खिलाने को क्या कहा जाता है। प्रजनन ऋतु में, अभी ये गर्भ से संबंधित नहीं है, किससे संबंधित है, ये प्रजनन से संबंधित है। मतलब प्रजनन से 2 से 3 वीक, 2 से 3 सप्ताह पहले हम अतिरिक्त क्या देंगे, दाना या हरा चारा। ठीक है, दाना दे सकते हैं या हरा चारा दे सकते हैं। तो जो कब, मेटिंग, प्रजनन के 2 से 3 सप्ताह पूर्व जो हम अतिरिक्त दाना स्टार्ट करते हैं और हरा चारा उसका स्टार्ट करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये जरूरी चीज है।
आप लोगों को पता है कि फ्लशिंग, उसे क्या कहा जाएगा, फ्लशिंग कहा जाएगा। जैसे प्रजनन ऋतु में भेड़ों को अतिरिक्त दाना खिलाने को क्या कहते हैं, फ्लशिंग कहते हैं। फीडिंग क्या होता है, बकरियों में ब्याना, बकरियों में ब्याना या पार्चुरेशन, पार्चुरेशन, ठीक। या ग्रोइंग मतलब बड़ा होना। फेटनिंग मतलब क्या होता है, गायों को शुष्क काल में दाना खिलाना, दाना खिलाना, गायों के शुष्क काल में दाना खिलाना जो होता है उसके क्या कहते हैं अपन, फेटनिंग कहते हैं। क्लियर है। तो फेटनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में भी करवा चुका हूं, जब हमने ड्राई पीरियड के बारे में पढ़ा था। ड्राई पीरियड से रिलेटेड वर्ड है फेटनिंग। क्लियर, ये तो हो ही गए। फ्लशिंग के बारे में मैं बताता हूं आपको। फ्लशिंग जो है वो किसके लिए की जाती है, क्यों की जाती है। अपने पास अगर ऐसा आ जाए क्यों, फ्लशिंग क्यों, फ्लशिंग के बारे में जानते सब है क्यों की जाती है, तो उसको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। ये जैसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे अगर मान लो कि जो अंडाणु, भेड़ में अंडाणु ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो, किसके दौरान, मध्यकाल के दौरान ज्यादा से ज्यादा अंडाणु उत्पन्न हो, उस प्रक्रिया के लिए कितना दाना दिया जाता है। अब दाना कितना दिया जाता है ये तो आपको पता ही होगा। दाना कितना दिया जाएगा, 250 से 300 ग्राम। कितना दिया जाता है, 250 से 300 ग्राम एक्स्ट्रा दाना दिया जाता है। जो आहार दे रहे हैं अपन उससे एक्स्ट्रा दाना, जो अतिरिक्त दाना जो देंगे हम, वो कितना देंगे, 250 से 300 ग्राम के लगभग हम देंगे। वैसे तो मुख्य रूप से तो किताबों में 250 ग्राम ही आपको देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा, 250 ग्राम। पर अपन ब्रीड के आधार पर जो है थोड़ा सा वेरिएशन तो लेके चलेंगे। क्लियर। अब ये जो दाना दिया अपन ने तो क्यों देते हैं, तो अधिक अंडाणु के लिए, और दूसरी चीज ट्विन बच्चों के लिए। किसके लिए, ट्विन मतलब जुड़वा मेमने हमें मिले, जुड़वा मेमनो, मेमनो हेतु, इसके लिए फ्लशिंग की जाती है। मेन रीजन ये है, और ये चीज आपको समझ में आई गई होगी। अब जो अधिक अंडाणु अगर मान लो होंगे तो टपिंग रेट जो है वो जो मेटिंग प्रोसेस होती है उसको हम क्या कहते हैं, टपिंग। तो टपिंग रेट जो है वो हाई हो जाएगी। टपिंग रेट ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि भेड़ों की सबसे बड़ी समस्या ही क्या है कि उनमें जो है टपिंग रेट कम होती है, मतलब वो कंसीव नहीं कर पाते, इसलिए टपिंग रेट ज्यादा हो। इसलिए अभिकालीन अभिवस्त्र जैसी नस्लें भी विकसित की गई। तो टपिंग रेट को बढ़ाने के लिए फ्लशिंग किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। आप कितनी किताबें पढ़ लो, किताब में केवल इतना दिया हुआ है फ्लशिंग के लिए, एनसीईआरटी में तो वो भी नहीं दिया हुआ है, पर क्वेश्चन ये पूछा जाता है। पर आपको ध्यान रखना है कि फ्लशिंग के लिए कितना दाना दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अध्ययन अच्छा होना चाहिए, कुल मिला के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर आप आराम से इजीली उस आंसर को कर सकते हैं। ठीक, ये चीज मैंने बता दी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजरा फसल की जल आवश्यकता है, बाजरा फसल की जल आवश्यकता कितनी होती है, वाटर रिक्वायरमेंट किसकी पूछी है, बाजरा की। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, 250 mm से 300 mm, 650 mm से 750 mm, 500 mm से 600 mm और 450 से 550 mm, ये यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो बाजरा जो है वो सबसे कम पानी चाहने वाली फसलें हैं। बाजरा क्या है, सबसे कम पानी चाहने वाली फसल है और जल संवेदनशील फसल है। कैसी फसल है, जल संवेदनशील, जल संवेदनशील फसल है। तो इसलिए पानी तो कम ही चाहिए। अब पानी इसमें सबसे कम ऑप्शन अपने को क्या दिख रहा है, 250 से 350 mm। यहाँ पर यूं भी देखने को मिल सकता है 25 से 30 सेंटीमीटर। कितना, 25 से 30 सेंटीमीटर भी देखने को मिल सकता है। तो 250 से 350 mm है। अब आपको अगर मान लो 150 से 250 भी दे रखा है, 150 से 250 mm भी दे रखा है, तो वो भी बिल्कुल सही है, वो भी बिल्कुल सही होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि बाजरे में कम पानी से भी काम हो जाएगा, क्योंकि इनमें जो है वो ऐसा ओएसिस प्रभाव पाया जाता है। ओएसिस प्रभाव देखने को मिलता है कि इनके अंदर जो है वो ऊष्मा का संचालन, इनके
जो कैनोपी है उनके ऊपर एरिड एरिया में बहुत ज्यादा ऊष्मा का संचालन होता है, तो इस वजह से इनको कम से कम पानी की आवश्यकता होती है। चलो, बाजरे की फसल के लिए हमने ये बता दिया आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लखनऊ में, चंडीगढ़ में, नई दिल्ली में, देहरादून में। कहाँ स्थित है रॉक गार्डन जो है वो कहाँ स्थित है? रॉक गार्डन कौन सी शैली का गार्डन है? अच्छा, रॉक अगर पत्थरों से जो है क्या बनाए जाते हैं, ढांचे बनाए जाते हैं, स्कल्पचर बनाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? रोकरी। क्या कहते हैं? रोकरी कहते हैं। ये बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब लगभग जो है वो 40 एकड़ में फैला हुआ है। कितने एकड़ में फैला हुआ है? 40 एकड़ में। और इसको जो है एक आदमी है नेकचंद सैनी, इसने इसको बनाना स्टार्ट किया था 1957 में। और ये जो है बाद में इंदिरा गांधी के टाइम पर जब 1974 के लगभग बन करके कंप्लीट हुआ था, और फिर उसके बाद में अथॉरिटी ने इसको ग्रहण किया था। तो नेकचंद सैनी गार्डन भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है? नेकचंद सैनी गार्डन, ये भी इसको कह सकते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। और कौन सी शैली का है? ये जो है वो अंग्रेजी शैली का गार्डन है। अंग्रेजी शैली का गार्डन भी वैसे मिक्स गार्डन है ये, इसमें कोई ना तो, अब हम यूं कह सकते हैं कि दो तरह के गार्डन होते हैं। एक तो जो जिसकी ज्योमेट्री एंड सिमेट्री, ज्यामिति और सममिति अगर मान लो फिक्स्ड हो, तो वो तो क्या है? फॉर्मल। कौन से गार्डन हो जाएंगे? फॉर्मल। और जिनकी ज्यामिति और सममिति जो है वो फिक्स नहीं है, तो वो क्या है? इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल गार्डन का एग्जाम्पल रॉक गार्डन है। इसमें ज्यादातर जो काम में लिए गए हैं, पत्थर काम में लिए गए हैं। और पत्थर भी कैसे? वेस्टेज। वेस्टेज पत्थर जो होंगे वही काम में सबसे ज्यादा लिए गए हैं इसमें। और कई सारी मूर्तियां, स्कल्पचर यहाँ पर बनाए गए हैं पत्थरों से। चलो नेक्स्ट। मूली के संकर बीज उत्पादन के लिए प्रयुक्त रोपण अनुपात क्या होता है? मूली में अगर बीज उत्पादित करना है तो कृषि फेरी की फसल है। कौन सी ऋतु की फसल है? कृषि फेरी की है। और बीज, संकर बीज उत्पादन करना है अपने को। क्या करना है? संकर बीज उत्पादन। तो पर्टिकुलर मेल फीमेल होने चाहिए। अब इसमें क्या है? ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है भैया। ये अति परपरागित फसल। अति परपरागित फसल का मतलब क्या हो जाएगा? पर निषेधी भी कह देंगे। फिर इसको हम क्या कह देंगे? पर निषेधी। पर निषेधी फसल मान लो आप इसको। मतलब बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं किसको? मधुमक्खियों को, कीड़ों को। मतलब इसमें जो होगा वो एंटोमोफिली पोलिनेशन होता है। तो कितना रखेंगे मतलब हम? तो अच्छे बीज उत्पादन, अच्छा संकर बीज उत्पादन अगर हमें प्राप्त करना है तो हमें अनुपात रखना पड़ेगा 1:1। तो 1:1 जो है वो संकर बीज उत्पादन के लिए मूली में नर व मादा का अनुपात रखा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सपना किसकी किस्म है? 1 सेकेंड। सपना किसकी किस्म है ये भी देख लेते हैं एक बार। सपना किसकी किस्म है? संकर किस्म। किसकी संकर किस्म है? सपना। तो देखो, एक चीज और बता दूं मैं आपको। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं? ट्यूबरोज दिया हुआ है, ग्लेडियोलस दिया हुआ है, गुलदाउदी और कार्नेशन, 4 ये चीजें दी गई है। अब एनसीईआरटी में अपने वैसे तो 2 ही चीजें हैं। कितनी है? 2। इनमें से 2 ही दिख रहा है, 2 ही फ्लावर यहाँ पर दिख रहे हैं जो एनसीईआरटी में है, जो अपने सिलेबस में है, और बाकी नहीं है। मतलब सुपरवाइजर की अगर संदर्भ में बात करें यार, तो हमें 2 ही फ्लावर यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
तो कौन से है दो फ्लावर, एक ग्लेडियोलस है और एक गुलदाउदी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ग्लेडियोलस। इसका राइट आंसर क्या है, ग्लेडियोलस है। और ग्लेडियोलस में ये जो एक वेराइटी है ग्लेडियोलस की, फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप जो है, फ्रेंडशिप जो वेराइटी है उसी वेराइटी से इसको प्राप्त किया गया है, उस वेराइटी के संकरण से इसको प्राप्त किया है। ग्लेडियोलस की वेराइटी है कौन सी, सपना। ठीक है, कहां इसको बनाया था, IIHR में। ठीक, ये चीज हो गई। और इसका फूल जो होता है लाइट येलो होता है, कैसा होता है, लाइट येलो, मतलब हल्का पीला फूल होगा, ग्रीनिश लिए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निषेचन के समय बीजांड में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए, निषेचन के समय, निषेचन के समय बीजांड में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए। बीजांड में नमी की मात्रा क्यों आवश्यक है, कि अच्छे से फर्टिलाइजेशन हो, अच्छे से फर्टिलाइजेशन होगा, उसके पोलन वाइएबल ज्यादा रहते हैं। नमी अगर ज्यादा रहती है तो वाइएबल ज्यादा रहेंगे, मतलब कि उनमें जो है क्षमता ज्यादा रहेगी। तो ऑप्शन क्या क्या है, 20, 40, 60 और 80 और मोर। तो बीजांड में जो ओव्यूल है उसमें कितनी नमी होनी चाहिए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर निषेचन के लिए बीजांड में नमी चाहिए तो कितनी चाहिए, 80% या उससे अधिक नमी की आवश्यकता होती है निषेचन के समय बीजांड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है, मतलब वास्तव में इस प्रकार के क्वेश्चन अगर हमें देखने को मिलते हैं तो अच्छा भी लगता है, और इसमें कंफ्यूजन बढ़िया है, शानदार कंफ्यूजन है। देखो, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है, वर्मी कंपोस्ट बनाने में केंचुओं का मुख्य कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, केंचुओं का मुख्य कार्य क्या है। अब इस क्वेश्चन को आप जब भी देख रहे हो तो आप मन में आपके ऐसा होना चाहिए कि हम कमेंट करके बताएं कि क्या है, या आपने फर्स्ट बार में क्या सोचा इसका आंसर, ये भी आपको बताना है। तो ऑप्शन है फर्स्ट, कार्बनिक पदार्थ को सड़ाना, दूसरा ऑप्शन है कार्बनिक अवशेष को तोड़ना एवं हवा का आदान प्रदान करना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन और पोषक तत्वों का खनिजीकरण। ठीक है, कार्बनिक पदार्थों को सड़ाना, ये इसका अप्रत्यक्ष कार्य है, प्रत्यक्ष कार्य नहीं है। सड़ाने का काम सूक्ष्म जीव करते हैं, कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव। कार्बनिक अवशेष को तोड़ना, हाँ, कार्बनिक अवशेष का जो है विघटन करेंगे, क्या करेंगे, विघटन करेंगे, मतलब तोड़ेंगे उनको छोटे छोटे पार्ट में और वर्मी कास्टिंग के रूप में शरीर से बाहर निकालेंगे। और जैसे ही इनका आवागमन होता है उससे हवा का आदान प्रदान बढ़ेगा, और हवा का आदान प्रदान बढ़ेगा तो कार्बनिक पदार्थ जो है वो तेजी से सड़ेंगे। सड़ने के बाद में फिर खाद बनती है, वर्मी कंपोस्ट से भी वर्मी कास्टिंग भी फिर सड़ती है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा भी सड़ाई जाती है। पहले जीवों के द्वारा, जैसे केंचुआ जीव है, और फिर सूक्ष्म जीवों के द्वारा सड़ाई जाती है, दोनों की पार्टनरशिप होती है। ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, तो ग्रीन हाउस गैस जो है वो अवायवीय स्थिति में ज्यादा निकलती है, तो इसमें अवायवीय स्थिति थोड़ी कम रहती है, निकलती तो है ग्रीन हाउस गैस से, मेथेन निकलेगी पर कम निकलेगी ना। उसके बाद में पोषक तत्वों का खनिजीकरण, ये भी केंचुओं का काम है, पर दूसरा जो है महत्वपूर्ण कार्य इसको कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर पहला मुख्य कार्य जो होगा वो क्या हो जाएगा, कार्बनिक अवशेष को तोड़ना एवं हवा का आदान प्रदान। अब ये क्वेश्चन मेरे द्वारा नहीं बनाया गया है, ये किसी न किसी बोर्ड ने ये क्वेश्चन बनाया है और मैं आपके समक्ष इसको लेके आया हूँ कि वास्तव में ये क्वेश्चन है। वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्राइसोफाइलम लेंसियोलेटम मूल ग्रंथ है। क्राइसोफाइलम नाम आते ही आप समझ जाना कि किसका हो सकता है, क्योंकि एक ही फसल का है, एक ही फल का है, मूल एक ही फल में काम में लेते हैं क्राइसोफाइलम। कौन से फल में काम में लेते हैं, ऑप्शन है चीकू, आम की मूल ग्रंथ है, अंगूर की है या अंजीर की है। तो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं कि क्या क्या चीजें देखने को मिलती है आपको। खिरनी ऐसा मूल ग्रंथ, महुआ है ना, रायन, रायन क्या है, पेस्ट है, पेस्ट सुटेबल मूल ग्रंथ इसका है, पेस्ट।
सबसे उत्तम गुणवत्ता युक्त जो है इसका मूलवृंत वो रायन है इस फल का। अब कौन सा फल है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन है चीकू, आम, अंगूर और अंजीर। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? चीकू राइट आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको पहले से भी पता होगी, पर मैंने और भी बाकी मूल ग्रंथ यहाँ पे बताए, खिरनी, महुआ, रायन वगैरह, ये मूल ग्रंथ मैंने आपको बताए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, अभी बताया था मैंने मूली के केस में बात की थी। पर निषेधी क्या है? जिनमें बहुत ज्यादा परपरागण होता है उनको हम क्या कह रहे हैं? पर निषेधी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो स्वपरागित, अक्सर परपरागित, अत्यधिक स्वपरागित और अत्यधिक परपरागित। तो इनके ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं। स्वपरागित में टमाटर जैसे, अक्सर परपरागित में जैसे कि बाजरा, सूरजमुखी, है ना। अत्यधिक परपरागित में गेहूं, और अत्यधिक अत्यधिक स्वपरागित और अत्यधिक परपरागित में क्या है? मूली। कौन सी है? मूली है। इसीलिए तो इसकी जो है क्या कहते हैं, जो आईडी जो रखी जाती है, आइसोलेशन डिस्टेंस, मतलब कितनी रखी जाती है? 1600 मीटर। क्यों रखी जाती है? क्योंकि बहुत ज्यादा परपरागण देखने को यहाँ पर मिलता है, इसलिए उसकी आईडी ज्यादा है, मतलब आइसोलेशन डिस्टेंस, पृथक्करण दूरी उसकी ज्यादा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अत्यधिक परपरागित फसल। बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्वेश्चन है सारे के सारे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बस शब्द का मतलब आपको समझ में आना चाहिए, फिर उसके बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा कि कौन सी फसलें हैं। और अब अगर मान लो परनिषेधी फसल है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि परनिषेधी फसलों में जो है पृथक्करण दूरी क्या रखते हैं, तो वो रेंज दे सकता है कि इतने से इतने। तो सबसे ज्यादा जो रेंज होगी ना वही इसके लिए आ जाएगी, क्योंकि ये हाईली क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इजी क्वेश्चन है, पर अच्छे अच्छे भटक जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस में, है ना। लोगों को ये कंफ्यूजन आ जाता है कि जड़ है कि तना है, जड़ है कि तना है ना। मिट्टी के अंदर है चीजें तो अपने को ज्यादा आइडिया कम रहता है थोड़ा सा। गाजर, मूली, उसके बाद में आलू, चुकंदर, और क्या कहते हैं आपका हल्दी, अदरक, ये सब चीजें क्या है? मिट्टी के अंदर होती है। तो अदरक क्या है? मसाले वाली फसल है, पहली बात क्या है? मसाले वाली फसल है। और अब देखो अदरक का कौन सा भाग मसाले के रूप में काम में लेते हैं? तो अदरक का उगाने के लिए और खाने के लिए क्या क्या भाग काम में लिया जाता है? उगाने के लिए तो कौन सा काम में लिया जाता है? राइजोम। कौन सा काम में लेते हैं? राइजोम। और खाने के लिए भी कौन सा काम में लेंगे? राइजोम। मतलब हिंदी में बोले तो प्रकंद। क्या कहेंगे इसको? प्रकंद कहेंगे। तो ये चीज काम में ली जाती है। पत्तियां, क्लोव तो क्या इसमें लौंग में काम में लेते हैं? किस में लेते हैं? लौंग। लौंग में क्लोव काम में लेते हैं। पत्तियां किस में? जैसे हम पत्तियां किसकी खाते हैं? पालक की। और बल्ब जो है वो किसमें? लहसुन प्याज, लहसुन और प्याज में। वैसे तो प्याज में ही खाएंगे, किसमें खाएंगे? प्याज में। क्लोव कली, लौंग में, और कलियां ये किसमें? लहसुन में खाएंगे अपन, लहसुन में भी इसको खाएंगे। ठीक है, क्लियर। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? राइजोम। क्या हो जाएगा? राइजोम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, ग्वार की कौन सी किस्म स्थानीय जयपुरी किस्म से चयनित है? मतलब कि उसका सिलेक्शन जो है, जो स्थानीय जयपुर की किस्म थी, जो पहले से उगाते आ रहे हैं किसान वहां, उससे चयनित की गई है। तो वो वैरायटी ऐसी रफ एंड टफ भी है, और उसको जो है हम कभी भी उगा सकते हैं। ठीक है, तो जो जिसको जो हमेशा फल देता हो वो पौधा, ये जो जिसमें हमेशा पत्तियां, जो हमेशा हरा रहता हो, उन पौधों को क्या कहते हैं अपन? सदाबहार। क्या कहते हैं? तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? पूसा सदाबहार। पूसा सदाबहार जो है वो स्थानीय राजस्थान की स्थानीय किस्म से विकसित वैरायटी है। पूसा सदाबहार IRI ने निकाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15,
तो यहाँ जो है ये ऑप्शन आपको यहाँ पर थोड़े गलत मिलेंगे। बोरेक्स के बारे में बता देता हूँ। बोरोन प्राप्त होता है इससे कितना परसेंट? 11% बोरोन प्राप्त होता है। कितना परसेंट होगा? 11%। और बोरेक्स जो है उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला है Na2B4O7 और .H2O 10H2O। ये ध्यान रखना है आपको। ये है बोरेक्स का फॉर्मूला है, ठीक है। और बोरोन को पौधे जो है वो H3BO3 के रूप में ग्रहण करते हैं। अब इसके जो है आयन बन जाएंगे। अब इसके बहुत सारे आयन बनते हैं बोरेट फॉर्म में, तो बोरेट फॉर्म में जो आयन बनते हैं उनको वो लेता है। इसका नाम बोरिक एसिड है। इसको क्या कहते हैं अपन? बोरिक एसिड। तो इससे कई सारे आयन बन जाएंगे। फिर आयन कैसे बनेंगे? बेस और एसिड दोनों मिलते हैं तो फिर क्या बनते हैं? लवण बनते हैं। लवण, और वो धनायनों के, वो ऋणायनों के रूप में जो है ये टूटेगा और ऋणायनों को जो है वो पौधा जो है बोरोन को ग्रहण कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अच्छा क्वेश्चन है। उसने आपने जो रटा है वो नहीं दिया है ना। आपने क्या रटा हुआ है वो देखते हैं। बरू घास सोरगम हेल्फेंस फूटाव की अवस्था पर के आधिक्य के कारण जानवरों के लिए जहरीली होती है। तो किसके अधिकता के कारण जो है वो जानवरों के लिए जो है जहरीली होती है? तो ऑप्शन दिए हुए हैं प्रूसिक अम्ल, टेनिन, ऑक्सीनेट और पोटास। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? बरू घास जो है वो किससे रिलेटेड है? ज्वार से। और ज्वार में कौन सा अम्ल पाया जाता है? धुरीन या प्रूसिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? धुरीन या प्रूसिक अम्ल। अब इसकी पूरी हिस्ट्री समझने के लिए, इस केमिकल की हिस्ट्री समझने के लिए मेरे जो प्रारंभिक वीडियो रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, किसी भी वीडियो में आपको जरूर मिलेगा और उसमें फुल डिटेल में मैंने आपको प्रूसिक एसिड के बारे में बताया हुआ है। प्रूसिक एसिड के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में कपास की एक गांठ का मानक वजन कितना होता है? कपास की एक गांठ का मानक वजन कितना होता है? मानक वजन का मतलब ये है, ये हम किसी भी रेशे को या कागज को हम जो है वो किस रूप में, या है को, तीन चीजों के लिए बेल होता है। किसके लिए, किसके लिए बेल होता है? एक तो है के लिए, है क्या है? संरक्षित हरा चारा। दूसरा है कागज, पेपर। और तीसरा है कपास। और कपास के अलावा हम जूट और मेस्ता की भी बात कर सकते हैं, पटसन, इनकी भी बात कर सकते हैं। तो इनके लिए जो वजन इकाई है, वजन इकाई जो होती है इनकी, इसको हम बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? BALE, बेल। बोल अलग चीज होती है, बोल अलग चीज होती है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ऐसे पूछा जाता है कपास की गांठ का वजन कितना होता है, तो उस गांठ के बारे में तो समझते ही नहीं है ना। ऐसे गांठ को तो जाने दो, बस एक बार रट लिया, मतलब कपास की गांठ जो है वो इतने किलो की और जूट की गांठ जो है वो इतने किलो की। मैंने आपको बता दिया। ये क्या है? बंडल है, बंडल। बंडल को हम क्या बोल रहे हैं? बेल बोल रहे हैं। बंडल को क्या बोलते हैं? बेल। तो कपास के लिए 170 होता है। कितना होता है? 170 किलोग्राम होता है। 170 किलोग्राम। बहुत से लोगों की तो मात्रा पे ध्यान जाता है, मतलब अच्छी चीज पे ध्यान कम जाता है, मात्रा पे ज्यादा ध्यान जाता है। गुरु और मात्रा गलत हो गया ना, यहाँ लिखी नहीं हुई है। कपास का 170, जूट का 180 और पटसन का 182, ये किलोग्राम में इसकी गांठ बनाई जाती है मंडी में ले जाने से पहले। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान की परिदृश्य से ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर सेट किया है। तो क्वेश्चन क्या है? नींबू वर्गीय पौधों में शुष्क दशाओं हेतु, किसके लिए? शुष्क दशाओं हेतु उपयुक्त मूल व्रंत है। और राजस्थान जो है वो मुख्य रूप से किसके लिए फेमस है? वो संतरे के लिए फेमस है। किसके लिए? मैंडरीन के लिए फेमस है। तो उसके लिए सबसे अच्छा मूल व्रंत क्या होगा? वैसे सारे मूल व्रंत इसी के हैं। करना खट्टा है, सिट्रस मैक्रोप्टेरा है, उसके बाद में रंगपुर लाइम है और जम्बीरी है।
ठीक है, सारे के सारे इसके हैं, पर शुष्क दशाओं के लिए सबसे बेस्ट कौन सा है? रंगपुर लाइम, मोस्ट प्रोबेबल रूट स्टॉक ऑफ सिट्रस क्रॉप्स या सिट्रस फ्रूट। तो रंगपुर लाइम इसमें याद रखना है, ऐसे लिखना है, नींबू वर्गीय, शुष्क दशाओं हेतु, रूट स्टॉक लाइम, रंगपुर लाइम, है ना, ताकि अपने को जब भी एग्जाम से पहले अपन देखें तो आ जाए अपने को। ये प्रैक्टिकल और व्यवहारिक चीजें हैं, इनको थोड़ा ज्यादा ध्यान में रखा करो। चलो ये चीज है। अनार की पतझड़ प्रजातियों की कलम कब तैयार करते हैं? अनार की जो पतझड़ प्रजातियां हैं, अच्छा अनार कैसा पौधा है? सदाबहार है या पतझड़ी पौधा है? कैसा पौधा होगा आपके हिसाब से? अनार अगर कंडीशन रहती है कम सर्दी वाली कंडीशन, कैसी रहती है? कम सर्दी अगर जहां पड़ती है तो वहां तो अनार कैसा रहता है? पतझड़ी। कैसा रहता है? पतझड़ी रहता है। और अगर बात करें उष्ण क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? उष्ण क्षेत्र है, तो वहां कैसा रहेगा? सदाबहार। तो उससे पे मत जाओ आप, पतझड़ शब्द जो जोड़ा है ना उसने, वो तो मतलब आपका दिमाग खाने के लिए जोड़ा है, आपका दिमाग खाना चाह रहा है वो, मतलब वो चाह रहा है कि ये छोटे से ब्रेकर पे ही गिर जाए, फिर उसके बाद में उठ ही नहीं पाया ना। कोई भी चीज आगे जोड़ दो तो मतलब दिक्कत तो होती है। जैसे मैंने जोड़ दिया कि भेड़ के मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन, बकरी के मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मुर्गी के मांस में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, मांसपेशियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अरे जो मांसपेशियों में प्रोटीन पाई जाती है वो सभी की मांसपेशियों में वही प्रोटीन होगी, मायोसिन, चाहे आगे कुछ भी नाम लगा दे वो, ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। तो अनार की पतझड़ प्रजातियों की कलम तैयार कब करते हैं? अब एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि कलम लगाने का सही समय क्या है? फरवरी। तो कलम लगाने का सही समय फरवरी है, तो उसको तैयार कब किया जाएगा? अभी जनवरी में। कब तैयार किया जाएगा? जनवरी में तैयार किया जाएगा, क्योंकि फरवरी कलम लगाने का समय है। अच्छा फिर पौध रोपण का समय क्या होता है कि सर पौध रोपण कब करें? जैसे मूल ग्रंथ ये तैयार हो जाता है आपका, पौध रोपण करते हैं वर्षा ऋतु में। कब करेंगे? वर्षा ऋतु में पौध रोपण करते हैं। एक और चीज, तो मतलब जुलाई में तो पौध रोपण करते हैं। उसके बाद में एक और चीज है, एक और चीज क्या है कि कौन सी कलम, कलम भी कौन सी काम में लेते हैं इसमें? कलम कौन सी? सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट वुड कटिंग इसकी काम में लेते हैं भैया। सॉफ्ट मतलब क्या कहेंगे इसको? मृदु साख, मृदु कास्ट कलम, मृदु कास्ट कलम काम में लेते हैं। और कितने? 6 से 18 माह के मध्य वाली, 18 माह से ज्यादा की अगर कलम है तो भी सुटेबल नहीं है, और 6 माह से कम की है तो भी सुटेबल नहीं है। अच्छी खासी जानकारी मैंने आपको अनार के बारे में आज बता दी है, जनवरी में तैयार करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध है। ग्रे रिवॉल्यूशन जो है आपको बता देता हूं मैं, ग्रे रिवॉल्यूशन की देन है हरित क्रांति। ग्रे रिवॉल्यूशन नहीं होती तो हरित क्रांति भी नहीं होती। अब ग्रे रिवॉल्यूशन आई है तो हरित क्रांति आई है। अब हरित क्रांति जो लाया है वो एक ग्रे रिवॉल्यूशन भी लाया हुआ है। तो काम, हरित क्रांति का काम तो अच्छा था कि अनाज ज्यादा उत्पादन हुआ, पर साथ में बीमारियां भी आ गई। वो उसका कारण कौन है? ग्रे रिवॉल्यूशन। तो ग्रे रिवॉल्यूशन जो है भारत में बीमारियों का सबसे प्रमुख कारण है। मतलब इसकी वजह से क्या हुआ, क्या डालने लगे हम? उर्वरक उत्पादन हमने बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? उर्वरक उत्पादन हमने बढ़ा दिया। राइट आंसर यही है, उर्वरक उत्पादन बढ़ाना। तो ग्रे रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? एमएस स्वामीनाथन। तो नोबेल प्राइज, सॉरी कहते हैं जो भारत रत्न पुरुष है, पर ग्रे रिवॉल्यूशन के फादर भी यही है। भारत रत्न पुरुष है, पर हरित क्रांति के जनक भी यही है। ठीक है, भूखे मरे उससे बढ़िया है कि जहर खा के मर जाए, वो सही चीज है। पर बाकी हरित क्रांति की वजह से ही जो है वो बीमारियां उत्पन्न हुई है। तिलहन से संबंधित कौन सी क्रांति है? पीली क्रांति।
समुद्री आहार से संबंधित कौन सी है? नीली क्रांति। और अंडा उत्पादन से संबंधित कौन सी है? रजत क्रांति। रजत क्रांति या सिल्वर रिवॉल्यूशन। ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो फिर रिवॉर्ड आपको जो है देना चाहिए हमें। क्या हमारा उत्साहवर्धन आपको करना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अच्छे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको पहुंचाएं, जो कॉन्सेप्ट रखने में रुचि रखते हैं उनके पास जरूर से जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।